राजपूता डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन में, मैं सुमित के एसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरीके से वर्धन एम्पायर शासन कर रहा था और क्या क्या उसके शासन समय क्या क्या हुआ था। अब दोस्तों क्या था कि अब जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है दोस्तों, साम्राज्य आपस में बंटने लग जाते हैं धीरे धीरे। और वे जो केंद्रित से विकेंद्रित हो जाते हैं दोस्तों इसी समय ही। और लगभग दोस्तों जो पाटलिपुत्र का जो स्थान था वो कन्नौज ले लेता है धीरे धीरे। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे दोस्तों इसमें जैसे ही 150 वर्षों बाद तक जब से हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो शासक यहाँ पे कोई रहता नहीं है। और बंगाल बिहार में पाल वंश की स्थापना हो जाती है, मालवा में भी, राजस्थान में, गुजरात में गुज्जर प्रतिहार, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश। इन तीन राजवंशों ने दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों कब्जा कर लिया था और इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष से दोस्तों कन्नौज ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय। व्यापार मार्ग के लिए कन्नौज माना जाता था। तो दोस्तों अब हम इसमें समझने वाले हैं पाल वंश के बारे में। और फिर हम आगे समझेंगे गुज्जर प्रतिहारा वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो दोस्तों हम इसके अंदर समझते हैं पाल वंश के बारे में, क्या क्या पाल वंश के अंदर था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो पाल वंश था ना, ये बंगाल में आया था। और पाल वंश का संस्थापक था दोस्तों गोपाल। और गोपाल के बाद दोस्तों इसका बेटा होता है धर्मपाल पुत्र। तो ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है इसी समय ही। ये भी दोस्तों इसमें क्या था कि ये उपाधि धारण करते थे, जैसे महाराज अधिराज की, परमेश्वर की, परम भट्टारक की, ये सब उपाधि धारण करते देते थे। और इसी के अंदर दोस्तों धर्मपाल के समय ही दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जो पाल वंश था उससे लड़ाई हुई थी दोस्तों इसी समय ही। पाल वंश थे, राष्ट्रकूट वंश था दोस्तों, ये वंश आपस में लड़ने आए थे ना। तो इसके अंदर हमने पूरा समझ लिया था कि किस तरीके से पाल वंश और इसके अंदर कई सारे राज्य आए थे, गुज्जर प्रतिहारा वंश आए थे। तो ये लड़ने आए आपस में आए थे, इसी को हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और धर्मपाल था दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इसने जो विक्रमशिला जो बौद्ध विहार है ना सोमपुर के आसपास, वहाँ पे दोस्तों एक बौद्ध विहार होता है जहाँ पे बौद्ध लोग तपस्या करते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों उसकी स्थापना करवा देता है। और दोस्तों ये क्या होता है कि इसने ना दोस्तों गुज्जर प्रतिहार का जो शासक मिहिर भोसले है ना उसको हरा देता है धर्मपाल दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो जावा के आसपास पड़ता है, इंडोनेशिया के आसपास पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे शैलेंद्र शासक रहा करता था। शासक वलपुत्र देव था। उस उसके एक दूतमंडल उसके दरबार में भेजा इसी ने ही, धर्मपाल ने। दोस्तों बंगाल में रहता था, इसको आसान है भेजना। दूतमंडल भेजने के लिए दोस्तों क्या था दोस्तों, नालंदा के जो विद्यार्थी थे जावा से आए थे दोस्तों। इसके अंदर मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या था। तो ध्यान से समझना दोस्तों क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटी चलाने के लिए ना दोस्तों खर्च तो थोड़ा ज़रूरी था। तो दोस्तों मगध के 5 गांव थे, उनसे कर लिया जाता था। तो उसके लिए दोस्तों नालंदा में जो जावा के विद्यार्थी थे उनके लिए तो दोस्तों कर लेना ज़रूरी था। तो इसलिए दूत भेजे जाते थे कि हाँ तुम्हारे बच्चे यहाँ पे जो लोग हैं पढ़ने आए हैं तो उनके लिए खर्च प्रदान तो करवाना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों धर्मपाल के बताता हूँ दोस्तों, नारायण पाल दोस्तों बौद्ध धर्म का ये भी अनुयायी था। इसने भी दोस्तों शिव मंदिरों का निर्माण किया। इससे पता चलता है कि टॉलरेंट राजा था दोस्तों ये। संध्याकर जो नंदी रामपाल है इसके दरबार में रहते थे। और इन्होंने दोस्तों रामचरितमानस एक ग्रंथ दोस्तों इसकी रचना की थी दोस्तों, संस्कृत भाषा में है। ध्यान से समझना है। जो रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है वो दोस्तों अवधी लैंग्वेज में। जो संध्याकर नंदी रामपाल हैं इन्होंने लिखे दोस्तों संस्कृत भाषा में। उससे पहले ही दोस्तों वो लिख चुके हैं। कौन दोस्तों, वाल्मीकि। और जीमूतवाहन नामक विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने दया भाग नामक एक कानूनी ग्रंथ रचा है। और दोस्तों फिर इसके अंदर हम ये समझें कि धर्मपाल ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और इन्हीं में ही दोस्तों दीपांकर थे एक, और एक दोस्तों श्री ज्ञान थे। ये महान इसी में विद्वान थे दोस्तों विक्रमशिला के। और दोस्तों आपको भूलना नहीं चाहिए विक्रमशिला में भी कई लोग पढ़ चुके हैं। और दोस्तों इसके अंदर पाल वंश दोस्तों बौद्ध धर्म का नहीं होता, ये भी हम जानते हैं दोस्तों। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। फिर दोस्तों इसके बाद ज़्यादा शासक चल नहीं पाता, ये भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और दोस्तों हम उसके अंदर आगे समझेंगे गुज्जर प्रतिहार के वंश के बारे में। हम दोस्तों अभी इसके अंदर समझा कि पाल वंश के क्या क्या हो रहा था। और हम इसमें फिर समझेंगे दोस्तों किस तरीके से इसका अंत हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।